हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेंड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, जो कि है आपका एटॉमिक रेडियस। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लोग एटॉमिक रेडियस के अंडर में 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को देखेंगे और उसके रीजन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर बी में हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर बी में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को देखेंगे और उसके रीजन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पॉइंट नंबर ए की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, टॉप से बॉटम की तरफ आते हो और एटॉमिक रेडियस चेक करते हो फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन, तो आप ये पाओगे कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आओगे एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, टॉप से बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है ना। तो इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है 1s2 1s2 होता है। ठीक है, और नियॉन की बात करें तो क्या होता है, नियॉन का आपको लास्ट में मिलता है 2s2 2p6। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 3s2 3p6, फिर 4s2 4p6 एंड सो ऑन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सेल को देखें तो हीलियम में क्या है, केवल 1 सेल है। फिर नियॉन में आप आ रहे हो तो 2 सेल है। फिर यहाँ पे आपके 3 सेल रहेंगी, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ 5, फिर यहाँ पे 6। तो जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, सेल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अब जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज होगा, है ना। तो यही रीजन है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर ए हो गया। अब बी में आ जाते हैं। बी में हम क्या करेंगे, बी में हम लेफ्ट से राइट की तरफ एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछता है कि हेलोजन से आपका एटॉमिक रेडियस कंपेयर कराता है नोबेल गैसेस का, मतलब इस तरह से पूछता है कि नियॉन और फ्लोरीन में किसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है और क्यों। इसी तरह से आपसे ये पूछ सकता है कि क्लोरीन और ऑर्गन का कंपेयर करा सकता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से राइट की तरफ कंपेयर करा रहे हैं, हेलोजन और नोबेल गैसेस का आपस में कंपेयर करा रहा है एटॉमिक रेडियस, तो उसका ऑर्डर ये होगा, जो नोबेल गैसेस होती है ना उनका एटॉमिक रेडाई जो होता है वो आपके हेलोजन के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, क्यों इसका एटॉमिक रेडाई जो है वो हेलोजन के कंपेयर में ज्यादा है ना। तो अब मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। इसका रीजन हमें एक्सप्लेन करना होगा, मतलब इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग हेलोजन के वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका क्या होता है, वो होता है आपका NS2 NP5, यानी कि कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है। ये आपका NS2 हो गया और इधर मैं आपका NP5 बना देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं S में और P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसका है, हेलोजन का हो गया। अब अगर हम लोग इसकी बात करें आपके नोबेल गैसेस की, तो इसका क्या होता है NS2 NP6 होता है। तो अगर हम लोग इसको बनाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। रुकिए फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके NS2 में और NP6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह से। तो अब देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है और इस पे क्या है, आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें तो आपके नोबेल गैसेस में ज्यादा है। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नोबेल गैसेस में हेलोजन के कंपेयर में ज्यादा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा रहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है ना तो एटॉमिक रेडाई जो होती है रिपल्शन की वजह से इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम लोग हेलोजन के एटॉमिक रेडाई को नोबेल गैस के एटॉमिक रेडाई से कंपेयर करें तो आपके जो नोबेल गैस की एटॉमिक रेडाई होती है वो हेलोजन के कंपेयर में थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नोबेल गैसेस में, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा होगा, इस वजह से एटॉमिक रेडाई ज्यादा होगी। तो ये सिंपल सी चीज है। तो आपका एटॉमिक रेडियस हो गया है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेकेंड वाले फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सेकेंड वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी पहले मैं आपको टॉप से बॉटम की तरफ बता देती हूँ। तो टॉप से बॉटम की तरफ होता क्या है, जैसे जैसे आप हीलियम से लेकर के रेडॉन तक यहाँ पे आप टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो होगा क्या कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा।
तो अब सवाल ये है कि वो टॉप से बॉटम आने पर इंक्रीज क्यों होगा। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हो वैसे वैसे एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इनके एटम्स के बीच में, इनकी गैसेस स्टेट में जो इनके एटम्स है और उनके एटम्स के बीच बीच में जो आपका वीक फोर्सेस काम कर रहे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस काम कर रहे हैं, उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जाती है। टॉप से बॉटम आने पर साइज बढ़ेगी और जब साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ता है तो क्या होता है कि इनके बीच जो लगने वाला वंडरवॉल फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, स्ट्रांग होता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। अब जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो, वंडरवॉल फोर्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो टॉप से बॉटम की तरफ आपको उस वंडरवॉल फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हो नोबल गैसेस में, तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर आप उसे कम शब्दों में बोलो तो आप सिर्फ ये बोल सकते हो क्योंकि आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो तो वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए आपका क्लियर हो गया है टॉप से बॉटम की तरफ। अब आ जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट से राइट में यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ। मतलब कुछ इस तरह से जैसे अभी हम लोगों ने एटॉमिक रेडाई को कंपेयर किया थी। ठीक है, तो अगर हम लोग एटॉमिक रेडाई की बात करें, सॉरी एटॉमिक रेडाई नहीं, जैसे हम लोगों ने एटॉमिक रेडाई को कंपेयर किया था, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे किसका, हैलोजन का एंड नोबल गैसेस का आपस में। तो अगर हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हैलोजन का ज्यादा होता है, इनका कम होता है। मतलब आप इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए होता क्या है, अभी जस्ट मैंने जब आपको हैलोजन फैमिली पढ़ाई थी इसके पहले, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो हैलोजेंस होते हैं ये एलिमेंटल स्टेट में डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो आपका एलिमेंटल स्टेट में जो आपका फ्लोरीन है ये F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में, है ना, ये सब डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये जो आपके नोबल गैसेस है इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं, ये आपके एलिमेंटल स्टेट में मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये इसी तरह से नियॉन आपका इसी नियॉन के फॉर्म में रहेगा, ऑर्गन आपका ऑर्गन के फॉर्म में रहेगा, क्रिप्टन आपका क्रिप्टन, जिनॉन ऐसे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब समझिएगा मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग जैसे पर्टिकुलरली चलिए एफ को ले लेते हैं, तो अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, पर्टिकुलरली फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा होगा, है ना। अब इसी तरह से नियॉन को देखिए, नियॉन में भी क्या होगा, अगर हम लोग नियॉन को देखें तो एलिमेंटल स्टेट में ये आपका क्या है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नियॉन के बीच में, नियॉन के एटम्स के बीच में ये आपका वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा होगा, है ना। तो अब समझिएगा वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो साइज के बढ़ने के साथ जो होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब जहां पे साइज ज्यादा हो, साइज बड़ा हो, तो वहां पे वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। तो अब समझिएगा यहाँ पे क्या, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा, है ना। अगर हम इनके कंपेयर में इनका साइज कंपेयर करें तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है और इसमें क्या होता है, मतलब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में और ये क्या सिंगल एटम के फॉर्म में है। ठीक है, तो इनके बीच जो वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है इनके बीच लगने वाले वंडरवॉल फोर्स के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हैलोजेंस में क्या हो रहा है, हैलोजेंस के मॉलिक्यूल में इसके नोबल गैसेस के एटम्स के कंपेयर, नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में जो आपके वंडरवॉल फोर्स काम कर रहे हैं उनके कंपेयर में हैलोजन के मॉलिक्यूल के बीच जो वंडरवॉल फोर्स काम कर रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से हैलोजेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नोबल गैसेस के कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो मैंने ऐसे डिक्रीज दिखाया है, इसका डिक्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पे
जो आपके नोबल गैसेस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम है, ठीक है, हेलोजन के कंपेयर में कम है। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा लेस देन हेलोजन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18 के एलिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे इसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, तो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब भी कोई एटम है, मान लीजिए कोई भी एटम है, तो उस एटम में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जब किसी भी एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की गैसियस स्टेट में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी रिलीज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब समझिएगा, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे इसके पहले जो भी आपने फैमिली पढ़ी, जैसे ग्रुप 15 आपने पढ़ा, ग्रुप 16 पढ़ा, ग्रुप 17 पढ़ा, तो वहां पे आप लोगों ने अभी तक यही देखा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपने यही देखा कि जब भी आप एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रहा था, है ना। तो चूंकि इस प्रोसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इस प्रोसेस में इसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आप कह सकते हो। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि चूंकि एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज एनर्जी के लिए जो एंथैल्पी शो की जाती है, डेल्टा एच शो किया जाता है, वो नेगेटिव शो किया जाता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप ये दर्शा रहे हो कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और चूंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम रिलीज एनर्जी को दर्शा रहे हैं, इसलिए इसकी एंथैल्पी नेगेटिव होती है। इतना क्लियर। अब आगे की बात समझिए, यहाँ पे ग्रुप 18 के बारे में समझिए। अब ग्रुप 18 के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रुप 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है, NH2 NP6 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का जो ऑक्टेट है ये आपका कंप्लीट है, तो इस पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, है ना। इस पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। बाकी के केस में क्या था, जैसे जस्ट अभी हम लोगों ने इसके पहले हेलोजन पढ़ा था, तो हेलोजन में क्या था, NH2 NP5 था, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो आपने क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आसानी से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वहां पे आपको हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे नोबेल गैस के केस में क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, यहाँ पे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर इसके पास किसी नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए वैकेंसी ही नहीं है, यहाँ पे इसके पास कोई जगह ही नहीं कि आप नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर, लेकिन देखो यहाँ पे वैकेंसी नहीं, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बाई चांस लैब में क्या किया जाता है कि कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि भले ही यहाँ पे फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड अगर आप करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें, यहाँ पे जबरदस्ती जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वहां पे अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि उल्टा आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी को देना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली ग्रुप 18 के केस में क्या होता है, ये जो डेल्टा एच होता है ये आपका नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होता है, क्योंकि बाकी के केस में क्या है, बाकी की जो फैमिली आप लोगों ने पढ़ी 15, 16, 17, वहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा था, ठीक है। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होता है ना, वहां पे एनर्जी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता, जहां पे आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है, तो वहां पे एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस फर्क को समझिएगा। मेनली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रुप 18 के, पर्टिकुलरली ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं पूरे पी ब्लॉक में, सिर्फ इनका ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। बाकी के जो आप लोगों ने पढ़ा, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस, तो वहां पे क्या था, वहां पे सबके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यही वाला पॉइंट आपको जानना था। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये नेचुरली तो शो नहीं करेगा। ये एक मतलब हो सकता है कि एक जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करें, ऐड करके देखते हैं क्या होता है।
तो जबरदस्ती इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको टॉप से बॉटम या फिर लेफ्ट से राइट कुछ कंपेयर भी नहीं किया जाता। बस यहाँ से जो जानने वाली बात है वो यही है कि इसकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब समझिएगा। अब अगर हम लोग पर्टिकुलरली इसके ग्रुप 18 के अब समझिएगा, पर्टिकुलरली अगर हम लोग ग्रुप 18 में आयोनाइजेशन एंथैल्पी को टॉप से बॉटम की तरफ देखें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी वो टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज होती जाती है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है, मतलब फुलफिल्ड होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो पहली बात तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे, इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या बात हुई, अब यहाँ पे समझिए, टॉप से बॉटम की तरफ समझिए। तो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब इसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो, और यहाँ पे हमें इसके कंपेयर में कम एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों होगा, क्यों यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और यहाँ क्यों कम देनी पड़ेगी, इसके पीछे कोई रीजन? तो रीजन ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, और जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो तो साइज बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम की तरफ आते हो एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घटता जाता है ना, यानी कि जो आपका ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है। इसमें न्यूक्लियस के काफी पास होता है क्योंकि इस एटम का साइज छोटा होता है, यहाँ पे एटम का साइज बड़ा है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूरी पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लग रहा है। ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसके कंपेयर में एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो पॉइंट नंबर ए में आपने टॉप से बॉटम की तरफ देख लिया। अब पॉइंट नंबर बी में हम लोग बात करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि यहाँ पर हम लोग नोबेल गैसेस के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हैलोजन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आपस में कंपेयर करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोबेल गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है आपके हैलोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ आप जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है, इसकी क्यों ज्यादा है, इसकी क्यों कम है? तो बहुत ही सिंपल है रीजन इसका, अभी आप लोगों को शायद समझ में आ भी गया होगा, आप लोगों को खुद सोच लिया होगा कि क्यों इसका ज्यादा है। सिंपल सी चीज है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या होता है NH2 NP6 होता है, यानी कि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और हैलोजन की बात करें तो NH2 NP5 है। तो सिंपल सी चीज है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके जैसा ये फुलफिल्ड नहीं है, इसके कंपेयर में तो ये कम ही स्टेबल है। अब यहाँ पे ये कम स्टेबल है तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इसके कंपेयर में तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो अब तो सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट है कि ये चूंकि फुलफिल्ड है,
इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसी वजह से क्या है कि जो आपके नोबेल गैसेस है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हैलोजन के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।